Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to start our chapter number 2 of class 12th Sociology, and the name of chapter is Cultural Change. This chapter belongs to book number 2. Basically in this chapter we will study how a particular community try to copy another community's practices, beliefs, norms, and how the consequences and changes comes in the community which is going to copy the other one. Cultural change during colonial rule can be understood at two levels. तो कॉलोनियल रूल ब्रिटिशर्स के वक्त हमारे यहाँ कल्चरल चेंज दो चीज़ों के बेस पे समझा जा सकता था। जैसे पहले तो सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, जैसे बड़ी सोसाइटीज़ में पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटीज़ में चीज़ें होती हैं वैसे वाला। दूसरा नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनके कंसेप्ट में। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन, ये सब भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। संस्कृताइजेशन में क्या होता है, बेसिकली एक लॉ, हालांकि देखिए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो वन इज कंसिडर्ड टू बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी बेसिस, आर्टिकल 15, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्लियर एस्पेक्ट। तो संस्कृताइजेशन में क्या होता है, एक लोअर कास्ट के इंडिविजुअल्स अपर कास्ट वालों को कॉपी करते हैं। मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, व्यक्ति अपना आउटलुक, सोशल आउटलुक चेंज करता है, चेंज इन टेक्नोलॉजी होती है, थिंकिंग मॉडर्न करता है। और सेकुलराइजेशन में गिविंग रेस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन एंड गिविंग स्टेटस, इक्वल स्टेटस टू ऑल द रिलीजन। वेस्टर्नाइजेशन में, पश्चिमीकरण में, जो डेवलप्ड देशों के अंदर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में जो चीज़ें चल रही हैं उनको जब हम अपने यहाँ लाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड वेस्टर्नाइजेशन। वो सब भी हम इस चैप्टर के अंदर आगे देखेंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी। तो देखिए बहुत सारे आंदोलन चलाए गए ताकि समाज के अंदर जो टैबूज़ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उनको बदला जा सके। जैसे द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट which emerged in India in the 19th century arose to the challenge that colonial Indian society faced। तो 19वीं शताब्दी के अंदर भारत के अंदर बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए, जैसे आप कह सकते हो ब्रह्म समाज हुआ, आर्य समाज हुए, है ना, या अंजुमन ख्वातीन हुए। बहुत सारी चीज़ें की गई ताकि सोसाइटी के अंदर जो टैबूज़ हैं उनको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। द वेल नोन इशूज़ आर दैट ऑफ, और उस समय के सबसे फेमस इशूज़ कौन थे, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडोरी मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन सब पे जो काम किया गया सोशल रिफॉर्मर्स के द्वारा, उस पे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंदर। दे वर सेंट्रल टू द बुद्धिज्म, टू भक्ति एंड सूफीज्म, उस वक्त बहुत फेमस था। What marked these 19th century social reform attempt was the modern context and mix of ideas। ये सब चीज़ें परिवर्तन के बारे में बताती हैं जो उस वक्त लाने की कोशिश करी जा रही थी। सोशोलॉजिस्ट सतीश सबरवाल, इनका नाम याद रखिएगा आप। एलिब्रेट अपॉन द मॉडर्न कंटेक्स्ट बाय स्केचिंग 3 एस्पेक्ट टू द मॉडर्न फ्रेमवर्क ऑफ चेंजिंग इन कॉलोनियल इंडिया। तो इन्होंने 3 बेसिस पे बताया कि जो चेंजेस हो रहे थे वो कौन कौन से थे। आइए देखते हैं। जैसे पहला, मोड ऑफ कम्युनिकेशन बदल रहे थे धीरे धीरे, है ना, क्योंकि देखो आप पहले लोग क्या कैसे कम्युनिकेट करते थे, जनरली वो घोड़े पे वो लेके जाता था, फिर वो ऐसे, फिर उसके बाद चीज़ें आने लगी टेलीग्राफ वाली, है ना, टेलीग्राम भेजा जाता था, पोस्ट ऑफिस शुरू किया लॉर्ड डलहौजी ने, या फिर उसके बाद टेलीफोनिक सिस्टम आ गया, और आज देखो आप कितना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदल रहा था और आइडियाज़ भी नए नए आ रहे थे, क्योंकि देखो जैसे जैसे व्यक्ति एजुकेट होते हैं, वक्त बदलता है, इनोवेशन, इन्वेंशंस होते हैं, सोसाइटी भी अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट करती है। मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द ब्रह्म समाज इन बंगाल 1828 में, आर्य समाज इन 1875 इन पंजाब वर सेटअप। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस अंजुमन ख्वातीन ए इस्लाम वाज फाउंडेड इन 1914। इस तरह की चीज़ें चलाई गई ताकि क्या किया जा सके, जो समाज के अंदर कमियां हैं, एक ग्रुप तो मज़े कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, और जो दूसरा ग्रुप जिसको डिप्राइव्ड, ओप्रेस्ड या सोशली एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसके प्रति आवाज़ उठाई गई, उन कुरीतियों को ख़त्म किया गया। देखिए क्योंकि यूनिवर्सल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, then why are individually enjoying more rights than comparison to the other one? This is a question. New idea of liberalism, freedom, new ideas of homemaking,
एंड मैरिजेस के कंसेप्ट बदले, पहले जॉइंट फैमिली वो सब कंसेप्ट थे, आज इंटरकास्ट वो सब चीज़ें भी हैं क्योंकि आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ मैरिज है। न्यू रोल्स फॉर मदर्स एंड डॉटर्स एंड न्यू आइडियाज़ ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशन इमर्ज्ड। पहले जनरली आपको पता है महिला घर के काम या उन सब में बिजी रहती थी, पर आज वो क्या करती है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करती है, देश के ग्रोथ में अपना योगदान देती है ना, बाय मैनेजिंग द हाउस ऑल्सो। द वेरिड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड हैव कॉमन थीम्स। देखिए हर जनरली कोई भी सोशल रिफॉर्म हो उसका एक कॉमन थीम होता है, वो क्या होता है कि परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना, किन किन चीज़ों में जो टैबूज है, जो सोसाइटी के अंदर कुरीतियाँ है उनमें। येट देयर वाज ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, पर हर उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं, है ना। कोई किसी एक पर्टिकुलर सेक्ट के लिए होता है, कोई किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है ना। फॉर सम कंसर्न वर कन्फाइंड टू प्रॉब्लम दैट द अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाला, किसी के लिए वुमेन या किसी के लिए चाइल्ड मैरिज या किसी के लिए विडो री मैरिज। तो हर किसी के लिए सोशल रिफॉर्म क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी हमने पढ़ा ऊपर ब्रह्म समाज बनाया गया था, है ना, या फिर सती प्रथा को बैन किया गया, या फिर किसी के लिए जैसे बी आर अम्बेडकर जी के लिए, या और जो सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले जी, इन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे काम किया है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल चेंज जो समाज में आए। संस्कृताइजेशन, पहला संस्कृताइजेशन क्या होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप दूसरे पर्टिकुलर ग्रुप को कॉपी करता है, मेनली अपने से ऊपर वालों को, और उनके जैसा बनना चाहता है। क्योंकि जो ग्रुप कॉपी कर रहा है उसको ना शुरू से ही डिप्राइव रखा गया, अलग रखा गया है, तो वो क्या हो रहा है कि अब उनके जैसा बनना चाहता है ताकि वो भी उन सब चीज़ों को एंजॉय कर सके। अब देखो यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उस व्यक्ति को चलो उनके जैसा बनेगा, हार्मोनाइज सोसाइटी बनेगी। नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो अपर वालों में कमियां होंगी या जो कुरीतियाँ होंगी वो लोअर वालों में भी आ जाएंगी। आइए देखते हैं। द टर्म संस्कृताइजेशन वाज कॉइन्ड बाय M.N. श्रीनिवास, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। इट में बी ब्रीफली डिफाइन एज द प्रोसेस बाय विच, तो संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके जरिए अ लो कास्ट और अ ट्राइब और अदर ग्रुप टेक्स ओवर द कस्टम्स, मतलब पहनावा, बिलीव्स, मान्यताएं, आइडियोलॉजी अपर वालों की जब कॉपी करने लगे, दैट इज कॉल्ड संस्कृताइजेशन। अब संस्कृताइजेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे ये किस किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा, लैंग्वेज, उनके जैसी भाषा बोलना, लोअर वाला अपर वाले की जैसे, बुक्स वो पढ़ना, मेंटलिटी, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, स्टाइल ऑफ लिविंग, रिचुअल्स, मान्यताएं, सब उनके जैसी कर लेना। अब इसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, देखो जब सब उनके जैसा हो जाएगा तो जो अपनी मान्यताएं होंगी उस लोअर कास्ट वाले की जो चलती आ रही हैं वो सब छूट जाएंगी, है ना। और जो अपर वालों में कमियां होंगी या कुरीतियाँ होंगी वो उसमें आ जाएंगी, लोअर वालों में भी। सोसाइटी हार्मोनाइज भी बनती है, ऐसे में डिफरेंसेस दूर होते हैं। संस्कृताइजेशन सजेस्ट अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल वांट टू इम्प्रूव देयर स्टेटस, तो संस्कृताइजेशन के ज़रिए लोग क्या करते हैं, अपना स्टेटस सुधारना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, है ना। एडॉप्शन ऑफ नेम्स, कस्टम्स, कल्चरली हाई प्लेस्ड ग्रुप्स की, इन सब चीज़ों को वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं ताकि उनको भी वही अधिकार मिल सके जो अपर वाले एंजॉय कर रहे हैं। संस्कृताइजेशन एज अ कंसेप्ट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग बेस पे इसको क्रिटिसाइज भी किया जैसे जाता है। जैसे वन, इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर एग्जिगरेटिंग सोशल मोबिलिटी और द स्कोप लोअर कास्ट टू मूव अप टू द सोशल ऑर्डर। अब इसमें क्या होता है, एक जो लोअर कास्ट वाले सोशल ऑर्डर में ऊपर आने वाला कंसेप्ट होता है उसके चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब उनके जैसी सब चीज़ें हो जाएंगी तो सोसाइटी क्या होगी, बिल्कुल हार्मोनाइज्ड हो जाएगी। पर कई बार क्या होता है, फिर अपर वाले इसको रिटेलिएट भी करते हैं, रोकना भी की भी कोशिश करते हैं, और ऐसे में जो लोअर वाले होते हैं उनका अपना ट्रेडिशन, अपना कस्टम, अपने बिलीफ, अपनी रिचुअल्स वो सब खो जाते हैं। सेकेंड, इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट द आइडियोलॉजी ऑफ संस्कृताइजेशन एक्सेप्ट द वेज ऑफ द अपर कास्ट एंड सुपीरियर एंड द लोअर कास्ट एज इन्फीरियर। अब दूसरा यहाँ पे क्या होता है, देखो दिमाग में ऐसा द्वंद्व बनता है कि हाँ हम लोअर हैं और वो अपर हैं, हमें उनके जैसा बनना है। मतलब देखो पहले ही हम अपने आप को इन्फीरियर कंसिडर कर रहे हैं उनसे, ये वाली चीज़ भी डेवलप होती है इसमें। थर्ड, संस्कृताइजेशन सीम्स टू जस्टिफाई अ मॉडल
दैट रेस्ट्स ऑन इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। संस्कृताइजेशन पूरी तरह किस पे बेस है? क्योंकि लोअर वाला क्यों अपर वाला बनना चाह रहा है? क्योंकि उसने इनइक्वालिटी को फेस किया, उसने सोशल एक्सक्लूजन को फेस किया। It appears to suggest that to be believe in pollution and purity of groups of people justifiable or all rights। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लो लोअर वाला दूसरे के जैसा बनना चाह रहा है, तो जो ये चीज़ें चल रही हैं या ये पॉल्यूशन प्योरिटी वाला कंसेप्ट, ये फिर रियल में एग्जिस्ट करने लगता है कि हाँ वो वाला लोअर वाला इम्प्योर है और हम अपर वाले बनेंगे तो हम प्योर हो जाएंगे, वो वाली चीज़ भी फिर एग्जिस्ट होने लग जाती है इसमें। फोर्थ, since Sanskritization result in adoption of upper caste rites and rituals, it leads to practice of skewed गर्ल्स एंड वुमेन्स अडोप्शन। और फिर क्या होता है, चीज़ें वैसी आ जाती है लोअर वाले में भी, क्योंकि लोअर वाले अपर वाला बनना चाह रहे हैं, उनकी तरह मान्यताएं हो जाती हैं, डोरी वाली प्रैक्टिस आ जाती है, ब्राइड, ये सब चीज़ें, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये सब भी होने लगता है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, जहाँ पे भी हमें गॉड ने पैदा किया, हमें उसी कल्चर ट्रेडिशन को मानना चाहिए, ना कि दूसरे को कॉपी करना चाहिए, ठीक है ना। फिफ्थ, द इफेक्ट ऑफ सच अ ट्रेंड इज दैट द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दलित कल्चर एंड सोसाइटी आर इरोडेड। तो पांचवा वही है कि अपने कल्चर या अपने ट्रेडिशन, अपनी मान्यताएं ख़त्म हो जाएंगी जब हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। विद द ग्रोथ ऑफ एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट डिड and the development of regional consciousness in the 20th century, that was an attempt in several Indian languages to drop Sanskrit word and phrases। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे उस वक्त के, आज के नहीं कह रहे हम, उस वक्त के एंटी ब्राह्मणिकल जो मूवमेंट चलाए गए थे, ताकि लोगों के अंदर रीजनल कॉन्शियसनेस आए और लोग मतलब कि जो ये अपर लोअर वाला कंसेप्ट है या इस तरह की जो मान्यताएं हैं उन सबको ड्रॉप करें और हार्मोनाइज सोसाइटी को बनाए। तभी तो आप देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह डिज़ाइन किया कि ताकि सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, मान्यताओं के मतभेद, वो सब चीज़ें एग्जिस्ट ना करें और सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज्ड, डेवलप्ड और एक प्रॉपर वे ऑफ बिलीव के साथ रेस्पेक्टफुल वे में रहें। और आज हो भी वही रहा है कि वी ऑल आर टुगेदर रेस्पेक्ट ईच अदर एंड इट डजेंट मैटर फॉर अस about the caste or religion of other individual। Like if you are going in a train, does you ask to the passenger or your co-passenger that which caste you belong, that time only I will sit with you? No, that doesn't matter to you because of constitutional provisions। Now let us, but earlier it was not the same as it is today, है ना। वेस्टर्नाइजेशन, पश्चिमीकरण। वेस्टर्नाइजेशन में क्या होता है, हम अपने कल्चर ट्रेडिशन को पूरी तरह छोड़ के दूसरों की तरह मॉडर्न बनना चाहते हैं। जैसे आप देखो आज, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को स्वतंत्रता नहीं, आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, वेयरिंग, खाना पीना, सब स्वतंत्रता है। जैसे इंडिया के अंदर पहले साड़ी, धोती, वो सब चीज़ें चलती थी, और आज वी वेयर जीन्स, है ना, और शर्ट्स, और गर्ल्स वेयर जीन्स, टॉप एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये गलत है, लिबर्टी है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब हम वेस्टर्न बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ट्रेडिशन, अपनी मान्यताओं को साइड करके इन्फीरियर मान के उनको सुपीरियर मानते हैं, और आज यही हो रहा है। चाहे आप देख लो, ये लैंग्वेज जो अब हम पढ़ रहे हैं कोई संस्कृत में जो हमारी अपनी थी, नहीं, दिस इज़ इंग्लिश, लॉर्ड मैकॉले ने शुरू करी थी हमारे यहाँ आज के वक्त की, और ये मांग है, मतलब कि आनी ही आनी चाहिए, बिना इसके सर्वाइवल ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि वेस्टर्नाइजेशन भी आज पूरी दुनिया पे हैवी हो रहा है, और इसका कहीं ज़्यादा डोमिनेंस है संस्कृताइजेशन से। M.N. Srinivas defined westernization as the change brought about in the Indian society and culture are as a result of over 150 year of British rule। तो 150 साल का जो लंबा शासन अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ किया, 200 साल का लगभग, है ना। हालांकि 1600 सन से 1947 तक देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, पर 1857 से 1947 तक की बात कर रहे हैं, बहुत लंबा टाइम उन्होंने हमारी सोसाइटी को इफेक्ट किया, है ना, परिवर्तन लाए हमारी सोसाइटी में, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियाज़, वैल्यू सब बदले।
क्योंकि देखो कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। अच्छी जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में सती प्रथा ये सब चीज़ें नहीं होती है, अगर हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं दैट इज़ गुड। पर वेस्टर्नाइजेशन में अल्कोहल वो सब पार्टी ये सब चीज़ें भी होती हैं, उनको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर ये गलत है या लाइक दैट, बट आई एम सेइंग कि हम उनके जैसे बनेंगे फिर कहीं ना कहीं, अगर हम इसको कॉपी करेंगे। सोसाइटी ओपन बनती है ना, तो फिर क्या होता है, चीज़ें बदलने लगती हैं। Westernization does involve the imitation of external form of culture. It does not necessarily mean that people adopt modern values of democracy and equality. तो वेस्टर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक बाहरी कल्चर को अपने ऊपर हैवी होने देना, अपने ऊपर लागू होने देना, है ना। और आज देखो आप जनरली कौन, मतलब कि घर के बने हुए, अर्बन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, घर के बने हुए घी की चीज़ें या वो सब चीज़ें खा रहे हैं। पिज़्ज़ा बर्गर या फिर ये पैकेट वाले फूड, जंक फूड, मोमोज, ये सब अच्छे लगते हैं, वेस्टर्नाइजेशन। और फिर ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं फिर वो जो हेल्थ कंसेप्ट है, हेल्थ एस्पेक्ट्स है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं, है ना। आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा जी, अबिंद्रनाथ टैगोर जी, चंदू मेनन, बंकिम चंद्र चटर्जी, चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है इनको, वर ऑल ग्रैपलिंग विद द कॉलोनियल एनकाउंटर। इन सब ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई या मतलब अपने उसको दर्शाया, विरोध को। श्रीनिवास सजेस्टेड दैट वाइल लोअर कास्ट सोट टू बी संस्कृताइज, अपर कास्ट सोट टू बी वेस्टर्नाइज। अब देखो जो लोअर कास्ट वाले हैं वो तो संस्कृताइज होके अपर वाले बनना चाहते हैं, पर जो अपर वाले हैं, जो अब देखो आप इंडियन सोसाइटी को ही देखो, अगर मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ लोगों पे जिन पे पैसा होता है वो जनरली हाई स्टैंडर्ड के क्लोथ्स, मैं किसी पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, एवरीवन इज़ फ्री, हाई पार्टीज़ ये वो महंगी गाड़ियाँ सब चीज़ें, है ना। तो वो वेस्टर्न बनना चाहते हैं, वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं। और जो लोअर वाले हैं वो संस्कृताइज होकर अपर जैसा होना चाहते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री सच एज इंडिया दिस जनरलाइजेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। और हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो अपने कल्चर ट्रेडिशन को मेंटेन करना इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस। और आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद से, जब से हमने दूसरे देशों को परमिशन दी हमारे यहाँ ट्रेड करने की, या इंडिया ग्लोबलाइज बना, तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। इन द अर्ली ईयर मॉडर्नाइजेशन रेफर टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। पहले मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता था टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करना। इंक्रीजिंगली हाउएवर द टर्म हैड अ वाइडर यूसेज। इट रेफर टू द पाथ ऑफ डेवलपमेंट दैट मच ऑफ वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका हैज़ टेकन। बट आज के कंसेप्ट में मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे दुनिया के उन देशों में चल रहा है हम भी अपने यहाँ वो करेंगे। It would be simplistic, however, to term the complex combination just as a mix of tradition and modernity, as though tradition and modernity themselves are fixed entities. अब मॉडर्नाइज बनने के चक्कर में क्या होता है, जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं और जो मॉडर्न वैल्यूज़ हैं दोनों मिक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिक्स एंटिटीज़ हैं, इनकी अपनी पहचान है। अब फॉर एग्जांपल माय कल्चर सेज दैट कि आई हैव टू वेयर धोती एंड कुर्ता, बट फॉर मॉडर्नाइजेशन पर्पजेज आई एम वेयरिंग जीन्स एंड दैट ऑल्सो। तो दैट विल मिक्स अप द थिंग्स, है ना। बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस ऐसी होती है जो मॉडर्नाइजेशन की वजह से कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। और एज दो इंडिया हैज़ और हैड जस्ट वन सेट ऑफ ट्रेडिशन, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट बोथ प्लुरलिटी, और हमारे यहाँ वो पॉल्यूशन वाला कंसेप्ट चलता था, है ना। एंड अ ट्रेडिशन ऑफ आर्गुमेंटेशन हैव बीन डिफाइनिंग फीचर ऑफ ट्रेडिशन इन इंडिया। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ थी, पर आज के दौर में देखो आर्गुमेंटेशन वाली चीज़ें है ही नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब है नहीं। एवरीवन इज़ फ्री टू लिव एज दे वांट, और एवरीवन इज़ फ्री डज इन अर्बन। शहरों में तो गाँव में तो फिर भी है, पर इन अर्बन सिटीज़ नोबडी जनरली वांट टू इंटरफेयर इन द मैटर्स ऑफ अदर, है ना। In the modern West, secularization has usually mean a process of decline in the influence of religion. तो सेकुलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैटर में, पॉलिटिकल मैटर्स में या सोसाइटिकल मैटर्स में रिलीजन को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करके साइंटिफिक आइडियोलॉजी को प्रमोट करना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सेकुलराइज वर्ड जोड़ा गया प्रीएम्बल के अंदर। Article 25 to 28 of Indian Constitution states that
वी ऑल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन एज पर आवर विश, है ना, 25 to 28 में मेंशन है ये चीज़ें. एंड इवन इट इज़ ऑल्सो मेंशन दैट कि इन इंडिया ऑल द रिलीजन विल गेट इक्वल स्टेटस, बट इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट डज नॉट promote any particular religion. All the religion have equal status, but like we haven't declared that India is a X type of religious country. Like Pakistan has declared that they are Islamic Republic of Pakistan, है ना, their full name, but we are not. Indicator of secularization have referred to level of involvement with religious organization, the degree of which people hold religious belief. तो सेकुलराइजेशन का मतलब होता है कि हर किसी की मान्यताओं की रेस्पेक्ट होगी, हर किसी की रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पेक्ट होगी. इवन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती देखोगी, माइनॉरिटी के रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी आर्टिकल्स डाले गए हैं, आर्टिकल 29 एंड 30. इन ट्रेडिशनल इंडियन कास्ट सिस्टम ऑपरेटेड विद इन अ रिलीजियस फ्रेमवर्क. पहले ये सब चीज़ें कास्ट सिस्टम में कि अपनी कास्ट में मैरिज या अपनी बिलीफ को, है ना, बट आज देखो आप मॉडर्नाइजेशन की वजह से, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से लगभग एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं. दिस इज़ ब्यूटी ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी. बिलीफ सिस्टम ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वर सेंट्रल टू इट्स प्रैक्टिस. टुडे इट ऑफन फंक्शन एज पॉलिटिकल एंड प्रेशर ग्रुप. पहले ये चीज़ें बहुत थी एक सोसाइटी में, पर आज तो ये राजनीतिक बन के रह गई हैं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. टुडे सोसाइटी बिलीव्स इन द हार्मोनाइज सोसाइटी, एंड जैसे जैसे हम मॉडर्न होंगे या एजुकेटेड होंगे तो हमारी थिंकिंग और ज़्यादा क्या होगी, ओपन हो जाएगी. नाउ रिचुअल्स एंड इम्यूनाइज आर लेस इम्पोर्टेंट. पहले की तरह आज ये सब लेस इम्पोर्टेंट है. मटेरियलिस्टिक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं आज लोगों को, कि सेलिब्रिटीज़ को पसंद करते हैं. अब सेलिब्रिटीज़ को कोई कास्ट देख के पसंद थोड़ी करता है. गाने, डिज़ाइनर क्लॉथ्स, कैटरिंग, ETC, ये सब चीज़ें. पहले जैसे होता था ना कि फूड भी जनरली अपर कास्ट वाला ही बनाएगा या वो सब. आज शादियों में आप देखो किसी को कोई मतलब ही नहीं इन चीज़ों से, जाते हैं और खाना शुरू, है ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ नोइंग कि किसने बनाया है. तो कहने का मतलब क्या है कि आज के दौर में जैसे जैसे सोसाइटी अपग्रेड हो रही है तो जो टैबूज़ हैं या जो रिलीजियस ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट एज वी आर मॉडर्नाइज वी आर बिकमिंग मोर सेकुलर. तो जनरली ये माना जाता है कि जैसे जैसे हम मॉडर्न होंगे हम और ज़्यादा क्या होते चले जाएंगे, सेकुलर होते चले जाएंगे. क्योंकि हाँ, सही बात भी है एक तरह से अगर देखा जाएगा कि जैसे जैसे मॉडर्न होंगे फिर हमें इन चीज़ों से इतना ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा. रिलीजन कैन यूजुअली डिसअपियर फ्रॉम वन. एक व्यक्ति के जीवन से ख़त्म भी हो सकता है रिलीजन पूरी तरीके से, अगर वो मॉडर्न हो जाए या वो अपनी साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर ले. वी एश्योर दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन विल डिट्रॉइट. दिस इज़ नॉट ट्रू एज प्रैक्टिसिंग डॉरी, ऑनर किलिंग आर स्टिल एग्जिस्ट. तो देखो आज सोसाइटी इतनी मॉडर्न है पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें आज भी एग्जिस्ट करती है ट्रेडिशनल, जैसे दहेज, डॉर, ऑनर किलिंग हो जाता है, वो इंटरकास्ट मैरिज, वो सब चीज़ें हैं जो. तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी में ट्रेडिशनल चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी क्योंकि ऑर्थोडॉक्स या फिर जो कंजर्वेटिव मेंटेलिटी इंडिविजुअल्स हैं वो मॉडर्नाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, वो उसको लागू नहीं होने देते या इम्प्लीमेंट नहीं होने देते सोशल स्ट्रक्चर में. तो फिर कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट में ट्रेडिशनल या कल्चरल बिलीफ्स या मान्यताएं एग्जिस्ट करती हैं. सेकुलराइजेशन ऑफ कास्ट. वंस अपॉन अ टाइम कास्ट वाज रेफर टू विद पॉल्यूशन प्योरिटी. मीन्स अगर अपर कास्ट है तो प्योर है और लोअर कास्ट है तो पॉल्यूटेड है, लाइक वैसा कंसेप्ट था, आज नहीं है. कुछ लीडर्स थे जो इसको या हैं या जो वोट बैंक के तौर पे इसको यूज़ करते हैं. पावर एंड अथॉरिटी आर इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिशियंस के लिए पावर एंड अथॉरिटी इम्पोर्टेंट है. रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. बट हालांकि एज पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट गाइडलाइंस no one can use religion or caste concept type of ideologies in the political rallies or for urging the individuals कि वोट दो मेरे को धर्म या जात के नाम पे. They make full use of law of religion and caste to Indians. ये एग्जिस्ट करता ही है. कास्ट सिस्टम इज़ द वीकनेस ऑफ इंडियन सोसाइटी. अब देखो वीकनेस उस वे में कह लो कि सोसाइटी बट जाती है इसके कास्ट सिस्टम की वजह से और इंडिविजुअल्स अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर पाता.
पर कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं क्या होता है, एक व्यक्ति के ट्रेडिशनल बिलीव्स को मिक्सअप होने से भी बचाता है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने पर्टिकुलर कास्ट की मान्यताओं को फॉलो करता है जनरली। तो ठीक भी है और गलत भी है ना। सोसाइटी डिवाइड होती है। कास्ट आइडेंटिटीज़ हैव पॉलिटिकल बैकिंग, और कास्ट आइडेंटिटीज़ को पॉलिटिकल कंसेप्ट में भी आप देख सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक्स कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा हैं तो उस इलाके में आपको एक्स कास्ट का ही कैंडिडेट जीता हुआ मिलेगा, है ना, क्योंकि वो पर्टिकुलर अपनी कम्युनिटी अपनी कास्ट के लोगों को सपोर्ट किया ही जाता है। इंडियन पॉलिटिक्स में तो बहुत एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे यहाँ ओपन डिबेट या वो सब चीज़ों वाला कंसेप्ट नहीं अवेलेबल है ना। तो उम्मीद है गाइज आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आपकी क्वेरीज है इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, हम उनका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, खूब जीवन में आगे बढ़िए, यही हमारी मनोकामना है। इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए, अपना अस्तित्व इस समाज में स्थापित कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।